हेलो बच्चों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जीव जगत का वर्गीकरण हमारा चैप्टर चल रहा था, जिसके बारे में मैंने आपको हमारा यूबैक्टीरिया में हम पढ़ रहे थे। इसमें यूबैक्टीरिया में हमने जीवाणु की संरचना देखी थी। संरचना कोशिका भित्ति, ग्लाइकोकैलिक्स और कोशिका झिल्ली हमारी चल रही थी। पिछले लेक्चर में कोशिका झिल्ली में भी हमने संरचनाएं देखी थी। रोम, झालर और कशाविका, इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। तो ठीक है, आगे का हम स्टार्ट करते हैं और आगे इसके बारे में हम कंटिन्यू करते हैं। तो ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो ठीक है, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे यूबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया पढ़ रहे थे। यूबैक्टीरिया इनकी सूजीवाणु, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य। कोशिका झिल्ली हमने पढ़ ली थी। कोशिका झिल्ली के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम कोशिका झिल्ली के अंदर पा जाते हैं। इसमें क्या मिलता है? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में क्या क्या पाए जाएंगे, हम इनके बारे में पढ़ेंगे आज। कोशिका द्रव्य में तो नंबर 1 पर पाया जाएगा राइबोसोम। नंबर 1 पर क्या पाया जाता है? राइबोसोम। इंग्लिश में भी हम इसे राइबोसोम ही कहते हैं। तो राइबोसोम की अगर हम बात करें तो राइबोसोम की खोज किसने की थी? राइबोसोम की जो खोज है वो किसने की थी? पैलेड ने की थी। एक वैज्ञानिक था पैलेड। और शब्द किसने दिया था? राइबोसोम। शब्द भी किसने दिया था? राइबोसोम। पैलेड एक वैज्ञानिक था, उसने ही शब्द दिया था राइबोसोम। अगर हम राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम कोशिका द्रव्य में, जैसे ये कोशिका है और इसमें कोशिका झिल्ली मिल रही है और क्या है इसमें? कोशिका द्रव्य। और कोशिका द्रव्य के अंदर क्या होंगे? राइबोसोम होंगे। तो राइबोसोम ऐसे जुड़े होते हैं कोशिका झिल्ली से। तो राइबोसोम क्या है? कोशिका झिल्ली से जुड़े होते हैं। तो राइबोसोम क्या होते हैं? कोशिका झिल्ली से जुड़े होते हैं। और राइबोसोम किन किन से मिलकर बने होते हैं? ये तो ए पॉइंट होगा, ये बी पॉइंट होगा। अगर हम सी पॉइंट की बात करें तो राइबोसोम जो है प्रोटीन और आरएनए से बने होते हैं। ये प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बने होते हैं राइबोसोम। आरएनए का नाम क्या है? आरएनए का नाम है राइबोसोमल। और आरएनए को क्या कहेंगे हम? राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं आरएनए को। तो ये प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बने होते हैं। अगर हम बात करें जो राइबोसोम है, राइबोसोम यानी कि 2 इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, एक छोटी और एक बड़ी। तो डी पॉइंट हो गया इसमें। राइबोसोम दो उप इकाइयों से मिलकर बने होते हैं।
एक इकाई कैसी होगी, छोटी होगी, और दूसरी कैसी होगी, बड़ी होगी। एक छोटी इकाई होगी और दूसरी कैसी होगी, बड़ी होगी। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसमें RNA मिलेगा एक, और इसमें 2 RNA संरचनाएं मिलेंगी। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें यानी कि ये तो 30S से मिलकर बना होता है और एक 50S से मिलकर बना होगा। यानी कि छोटी इकाई होगी वो 30S से मिलकर बनी होगी और जो बड़ी होगी वो 50S से मिलकर बनी होगी। तो यानी कि 30S और 50S से मिलकर बनी होगी। ये किस में मिलती है, ये प्रोकैरियोटिक में मिलेगी। प्रोकैरियोटिक में मिलेगी ये। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें यूकैरियोटिक में कैसे मिलेगी, छोटी होगी और एक बड़ी होगी। ये जो होगी ये 40S से मिलकर बनी होगी और ये 60S से मिलकर बनी होगी। ये छोटी होगी, ये बड़ी होगी, इसमें भी RNA सेम पाए जाएंगे। तो ये क्या में मिलेगी, ये यूकैरियोटिक में मिलेगी। यानी कि इसमें 80 इन्हें मिलकर 80S प्रकार के राइबोसोम इसमें पाए जाएंगे और इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाएंगे। प्रोकैरियोटिक में 70S के और इसमें 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाएंगे। तो एस का मतलब है अवसादन गुणांक। इसे एस को क्या बोलेंगे हम, अवसादन गुणांक। अवसादन गुणांक बोलते हैं एस को। तो हमने देख लिया कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में क्या मिलेंगे, राइबोसोम पाए जाएंगे। यूकैरियोटिक में 80S प्रकार के पाए जाएंगे और प्रोकैरियोटिक में कैसे मिलेंगे, 70S प्रकार के। और अगर हम बात करें राइबोसोम पे कोई झिल्ली नहीं पाई जाती, ये प्रोटीन के अंदर पाए जाएंगे, प्रोटीन से घिरे रहते हैं। ऐसे प्रोटीन होती है, इनमें झिल्ली नहीं मिलती, प्रोटीन से घिरे रहते हैं RNA से अंदर, लेकिन इनमें झिल्ली नहीं पाई जाती। तो ये D पॉइंट हो गया और E पॉइंट क्या हो गया, ये झिल्ली रहित होते हैं। कैसे होते हैं, झिल्ली रहित होते हैं, इन पर कोई झिल्ली नहीं पाई जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें ये RNA भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो rRNA, एक mRNA और एक होता है tRNA। अगर हम इसकी बात करें तो ये तो हमने पढ़ लिया rRNA यानी कि राइबोसोमल RNA, और इसे हम क्या बोलेंगे, मैसेंजर यानी कि संदेशवाहक RNA। इसे संदेशवाहक RNA बोलते हैं या मैसेंजर RNA। और इसे क्या कहेंगे हम, ट्रांसफर RNA। तो mRNA क्या करता है, ये क्या करता है, संदेश देता है, और tRNA क्या करता है, ट्रांसफर करता है। तो इसे हम कहते हैं mRNA को संदेशवाहक RNA और tRNA को क्या कहते हैं हम, ट्रांसफर RNA। तो इनका काम क्या होगा, mRNA का मैसेंजर और tRNA का क्या होगा, ट्रांसफ़र करना चीज़ों को, जिससे हमने कहा ट्रांसफर RNA। तो इसमें कोशिका द्रव्य में mRNA पाया जाता है और इस mRNA पे क्या मिलते हैं, राइबोसोम मिलते हैं। तो क्या होंगे, mRNA पे क्या मिलते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम पाए जाते हैं mRNA पर, जिसका नाम है पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम, जिसे हम बोलते हैं पॉलीसोम यानी कि बहुसूत्र और या पॉलीराइबोसोम, जिसे बोलते हैं बहुराइबोसोम। इसे क्या बोलना हमने,
या बहुराइबोसोम या पॉलीसोम या बहुसूत्र। जो mRNA पर राइबोसोम पाए जाएंगे उसका नाम क्या होगा, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। उसके बाद जो राइबोसोम है वो प्रोटीन और आरएनए से मिलकर तो बने होते हैं, लेकिन ये प्रोटीन का निर्माण भी करते हैं, यानी कि इन्हें क्या कहा जाएगा, प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं राइबोसोम को। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, इन्हें प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो राइबोसोम के हमने देख लिया राइबोसोम है क्या, उनमें क्या कैसे मिलकर बने होते हैं। तो राइबोसोम के बारे में हमने सब पढ़ लिया। अब कोशिका द्रव्य में जो दूसरा पाया जाएगा उसका नाम क्या है, अंतर्वृष्ट पिंड। जो दूसरा पाया जाएगा वो क्या पाया जाएगा, अंतर्वृष्ट पिंड या इंक्लूजन बॉडी भी बोलते हैं अंतर्वृष्ट पिंड को हम। तो जो अंतर्वृष्ट पिंड है वो कोशिका झिल्ली में क्या करते हैं, अंतर मैंने अंदर, विष्ट मैंने वेस्ट पदार्थ, और पिंड मैंने घर या जगह या स्थान जहाँ पर ये क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं। तो उसे क्या बोलेंगे हम, अंतर्वृष्ट पिंड। तो ये क्या करते हैं, ये कोशिका द्रव्य में जो जीवाणु के अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाएगा उसमें पदार्थ को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। अनुपयोगी पदार्थ को क्या करते हैं, एकत्रीकरण करते हैं उसका, पदार्थों का जो अनुपयोगी पदार्थ है। जैसे हम कोई बाज़ार में गए, हम क्या लाए, बहुत सारी दालें लाए। दालें लाने के बाद हमने क्या किया, कुछ जो उपयोग में आने वाली थी, यानी कि जो हमारे उपयोगी थी, हमने उपयोग में ले लिया। जो हमें अच्छी लग रही थी या हमें जो एक दिन में खर्च करनी थी, तो उसमें से क्या की, हमने दालों का क्या कर लिया, उपयोग कर लिया। यानी कि हमने कुछ दालें उनमें से यूज़ कर ली, बना ली। लेकिन कुछ दालें हैं जो हमें नहीं बनाई, नहीं खाई, तो उन्हें क्या कर लिया, हमने रसोई में रख दिया ताकि वे कल को यूज़ हो सके, या परसों या किसी और दिन हम क्या कर सके, उनका यूज़ कर सके। तो उन्हें क्या किया, हमने स्टोर करके रख दिया, या आप बोलेंगे हमने उनका क्या कर दिया, एकत्रीकरण कर दिया या एकत्रीकरण कर दिया हमने उन चीज़ों का, जो हमारे कल या परसों क्या हो सके, हमारे लिए यूज़ में आ सके। तो उन्हें क्या बोलेंगे, हम एकत्रीकरण बोलेंगे। तो ऐसे ही हम कोशिका द्रव्य में क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को, अनुपयोगी जो चीज़ें होते हैं उनका क्या करते हैं, एकत्रीकरण करते हैं। लेकिन इस पर कोई झिल्ली या कोई आवरण नहीं होता। ऐसे ये कोशिका द्रव्य में एक जगह पर स्टोर होती है, झिल्ली आवरण कोई नहीं होता इनमें। तो जीवाणु के अंदर क्या करते हैं हम, इनका पदार्थों का, जीवाणु के अंदर अनुपयोगी पदार्थ का एकत्रीकरण करते हैं। इन पर कोई आवरण नहीं मिलता, इन पर कोई आवरण नहीं पाया जाता। जैसे कुछ कणिका, यानी कि कणिका के रूप में पाई जाती हैं इसमें, जैसे फास्फोरिन कणिका, ग्लाइकोजन कणिका या साइनोफाइजिन। इसे क्या, स्टार्च है ये साइनोफाइजिन। इसे क्या करते हैं, इनमें कुछ स्टोर, ये क्या होते हैं, इनमें कुछ स्टोर होते हैं कोशिका द्रव्य में, अंतर्वृष्ट पिंड के अंदर। फास्फोरिन कणिका, ग्लाइकोजन कणिका या साइनोफाइजिन कणिका, ये क्या रहती है, इनमें स्टोर रहती है, इन्हें स्टार्च बोलते हैं। तो ये क्या रहती है, इनमें स्टोर रहती है। तो हमने अंतर्वृष्ट पिंड पढ़ लिया और राइबोसोम पढ़ लिया। अब हम अगला पढ़ते हैं जिसका नाम है केंद्रकाव या न्यूक्लियोइड। तो तीसरा जो है कोशिका द्रव्य में पाया जाएगा क्या है, केंद्रकाव यानी कि न्यूक्लियोइड।
या केंद्र आप भी बोल देते हैं, या प्रोक्रोमोसोम भी बोलते हैं, क्रोमोनीमा बोलते हैं, इंसापेंटिन्यूक्लियस भी बोलते हैं, जीनोफोरा, इनके सारे नाम हैं ये केंद्रकाव्य के। इन नाम से जाना जाता है न्यूक्लियोइड। जिसे बैक्टीरिया का गुणसूत्र जीनोमिक डीएनए या मुख्य आनुवांशिक पदार्थ भी कहते हैं केंद्रकाव्य यानी कि न्यूक्लियोइड को। अब बात करते हैं हम कि है क्या ये और कैसे कैसे इसकी संरचना पाई जाती है। तो जो न्यूक्लियोइड है, जैसे एक जनक कोशिका है यानी कि मातृ कोशिका है। मातृ कोशिका के जो लक्षण है यानी कि अनुवांशिक पदार्थ हैं वो किस में जाएंगे? पुत्री कोशिका में। तो अनुवांशिक पदार्थ का क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? मुख्य अनुवांशिक पदार्थ। यानी कि मातृ कोशिका से जो जनक कोशिका के लक्षण है वो किस में जाएंगे? मातृ कोशिका में। मातृ कोशिका लक्षण जो मातृ कोशिका के लक्षण है वो किस में जाएंगे? पुत्री में। और पुत्री के लक्षण है किस में जाएंगे? उनके संतति में। तो ऐसे ऐसे करते क्या हो रहा है? अनुवांशिक पदार्थ क्या हो रहे हैं? ट्रांसफर हो रहे हैं। यानी कि कैरेक्टर क्या हो रहे हैं? ट्रांसफर हो रहे हैं, जिन्हें हमने कहा मुख्य अनुवांशिक पदार्थ। तो मुख्य अनुवांशिक पदार्थ जो है जैसे क्या है? न्यूक्लियोइड। इसे क्या कहा हमने? मुख्य अनुवांशिक पदार्थ। मुख्य अनुवांशिक पदार्थ। तो ये क्या है? मुख्य अनुवांशिक पदार्थ। तो डीएनए यानी कि इसमें क्या है? डीएनए है। कोशिका द्रव्य इसमें क्या है? न्यूक्लियोइड में क्या है? डीएनए है। तो इसकी संरचना कैसे होगी? ये गोलाकार और द्विरज्जु की होता है। गोलाकार और कैसा होगा? द्विरज्जु की डीएनए होगा। डीएनए पाया जाएगा इसमें। लेकिन इसमें जो सिरे होंगे वे कैसे होंगे? मुक्त नहीं होने के, क्योंकि ये कैसा है? प्रोकैरियोटिक। लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होते हैं? सिरे मुक्त होते हैं। कुछ ऐसे प्रकार के पाए जाते हैं यूकैरियोटिक में। लेकिन प्रोकैरियोटिक में सिरे मुक्त नहीं होते। सिरे मुक्त नहीं पाए जाते। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें जो डीएनए पाया जाएगा उसकी लंबाई कितनी होगी? 1.1 मीटर लंबाई होगी। और प्रोकैरियोटिक में कितनी होगी? 2.2 मीटर लंबाई होती है प्रोकैरियोटिक में डीएनए की। लेकिन अगर ये कुंडलित होता है तो यानी कि 1 मीटर लंबा होगा। तो इसे हम कैसे इसमें रखेंगे? जीवाणु में से केंद्र से डीएनए को। तो इसे रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पैकेजिंग करनी पड़ती है इसकी। यानी कि इसे कुछ जैसे दर्जी का धागा होता है, सिलाई करता है, तो उस पर क्या करते हैं हम? धागा बहुत बड़ा होता है लेकिन उसे हम क्या करते हैं? पैकेजिंग करके यानी कि उसे लपेट कर रखते हैं एक रील पर धागे को, ताकि वो सारा क्या हो जाए? इस पर आ जाए। तो ऐसे ही हम इसकी क्या करते हैं? पैकेजिंग करते हैं। तो पैकेजिंग क्या पे करेंगे हम? आरएनए और पोलियामीन होता है जिस पे हम इस डीएनए को क्या करते हैं? पैकेजिंग यानी कि इसके ऊपर लपेट कर रखते हैं। तो आरएनए और पोलियामीन पर क्या करते हैं? डीएनए की पैकेजिंग करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये था यूकैरियोटिक में। लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन होता है जिस पे हम पैकेजिंग करते हैं डीएनए की, जिसमें 2.2 मीटर बहुत लंबा होता है प्रोकैरियोटिक में। लेकिन इसमें यूकैरियोटिक में। लेकिन प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? ये छोटा होता है। तो डीएनए और पोलियामीन पे क्या करते हैं हम? इसकी पैकेजिंग करते हैं ताकि आसानी से इसमें हम इसे रख सकें। तो केंद्र काव्य के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम अगला पढ़ेंगे प्लाज्मिड।
लेकिन जो ये करता है, ये न्यूक्लियोइड होता है, ये इसका क्या करता है, निर्देशक होता है। यानी कि क्या करता है, ये पूरे इसे क्या करता है, निर्देश देता है, इसे कंट्रोल में करके रखता है। इसमें न्यूक्लियोइड में डीएनए, इसमें केंद्रक तो नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, इसमें डीएनए होगा। डीएनए क्या करता है, इस पूरे इसका मेंटेन करके रखता है कि कैसी चीज़ें, ये सभी चीज़ों को क्या करता है, निर्देश देता है, यानी कि निर्देशक होता है। ये पूरे न्यूक्लियोइड को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है डीएनए। कंट्रोल करता है कौन, इसका डीएनए। अब हम अगला पढ़ते हैं प्लाज्मिड। अगर हम प्लाज्मिड की बात करें तो प्लाज्मिड जो है, इसमें कोशिका में पाया जाता है, लेकिन ये क्या है, अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ है। मुख्य आनुवांशिक पदार्थ तो क्या हो गया, न्यूक्लियोइड हो गया, यानी कि केंद्रकाव हो गया। और जो उसके अतिरिक्त पाया जाएगा वो क्या होगा, अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ। इसमें भी क्या मिलेगा, डीएनए मिलेगा। तो ये क्या है, एक अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ। अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ होता है प्लाज्मिड। ये क्या है, प्लाज्मिड है, ये क्या है, अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ है। यानी कि मुख्य आनुवांशिक पदार्थ ये होगा, और इसके अतिरिक्त जो पाया जाएगा प्लाज्मिड, वो क्या होगा, अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ। तो इसका ये क्या करता है, ये अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ है, और ये कैसा होता है, गोलाकार होता है, और द्विभुज को क्या होता है, इसमें डीएनए पाया जाता है। और ये क्या करता है, अपने स्वयं की क्या करता है, कॉपी बना लेता है, यानी कि प्रतिलिपि कर लेता है। स्वयं की क्या बनाता है, प्रतिलिपि बना लेता है, स्वयं की, खुद की क्या बना लेता है, खुद की कॉपी बना लेता है ये प्लाज्मिड। और ये क्या है, प्रतिजीव के खिलाफ क्या करता है, प्रतिरोधकता दिखाता है। यानी कि प्रतिजैविक के खिलाफ क्या दिखाता है, प्रतिरोधकता। यानी कि जीवाणु से लड़ने की क्या होती है, इसमें अक्षमता होती है। और ये क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। यानी कि इसमें डीएनए पाया जाएगा, डीएनए पर क्या पाए जाते हैं, निप्स जीन पाए जाते हैं, जो नाइट्रोजनेज एक एंजाइम होता है, जो क्या करता है, N2 का स्थिरीकरण करता है। यानी कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, जो किस में पाई जाएगी, लेग्यूमिन पादप में पाई जाती है, जो नाइट्रोजन का क्या करती हैं, स्थिरीकरण करती है। तो आई होप कि आपको मेरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने कोशिका द्रव्य के बारे में जो मिल रहा था सबके बारे में पढ़ाया, केंद्रकाव पढ़ाया, प्लाज्मिड पढ़ाया, राइबोसोम पढ़ाया, और अंतर्विष्ट पिंड, इनके बारे में मैंने आपको समझा दिया और पढ़ा दिया। तो ठीक है, आज का सेशन हम ही एंड करते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।